तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, हमने अपना अध्याय 13 कंप्लीट कर लिया था। हमने उनमें फिर अगला हमारा आज का अध्याय हमारा 14 हर्षवर्धन और उसका साम्राज्य। इस हर्षवर्धन के साम्राज्य और उसके उस वंश के बारे में हम आज अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले दे रखा हमारा पुष्यभूति वंश। इस वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति थे। कौन थे? पुष्यभूति था। और इसी के नाम पर क्या है, यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। फिर पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। कहाँ पे की? इसने थानेश्वर, और ये कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। थानेश्वर को क्या बनाया इन्होंने? अपनी राजधानी बनाया इसने। फिर है थानेश्वर के पुष्यभूति वंश में कौन थे? सबसे पहले कौन आए? नरवर्धन, और फिर राज्यवर्धन, और फिर उसके बाद आए आदित्यवर्धन, फिर है प्रभाकरवर्धन और नरसिंह गुप्त बल्लादित्य। फिर है इसमें राज्यवर्धन, इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी नरसिंह गुप्त बालादित्य के। कौन कौन? राज्यवर्धन 2 में कौन थे? 2 पुत्र कौन थे? राज्यवर्धन द्वितीय और हर्षवर्धन। और पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। फिर है पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ? वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ। और फिर धारासेन चौथा वल्लभी हुआ। और फिर है प्रभाकरवर्धन वंश की स्थापना। वर्धन वंश की शक्ति प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकरवर्धन था। कौन था? प्रभाकरवर्धन। फिर है हूण हरिण केसरी, हूण रूपी हरिण के लिए सिंह सम्मान, सिंधुराज गुर्जर प्रजागर, ये पढ़ लेना, गुर्जरों की नींद हराम करने वाला। सिंधुराज सिंधु राज्य के लिए जवर के सम्मान। फिर गांधार आदि पंगद, फिर द्वीप कूट हस्ती जवरों। फिर आगे है के लिए महान हस्त जवर या घातक महामारी के समान। फिर लाट पाट उपाट चरो, चंचलता को नष्ट करने वाला। फिर मालवल लक्ष्मीलता परशु, कौन थे? मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया है। फिर आगे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रभाकरवर्धन ने मोखरियों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किससे? मोखरियों से। मोखरी एक वंश है। मोखरी वंश तक गया बिहार के निवासी थे। किसके? गया बिहार के गया जिले के। फिर ये गुप्त शासकों के सामंत थे। मोखरी वंश का संस्थापक कौन था? हरिवर्मा था, जो कि 510 ईस्वी में था, जिसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था। फिर मोखरी के इतिहास के विषय में बाण भट्ट रचित हर्षचरित्र हरालेख बाराबंकी उत्तर प्रदेश में है, जो असीरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख मोखरी वंशी मुद्राएं फैजाबाद के भिटोरा से प्राप्त से महत्वपूर्ण की जानकारी प्राप्त होती है। फिर इस वंश में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, अवंती वर्मा एवं ग्रहवर्मा आदि शासक हुए। फिर मोखरी शासक ग्रहवर्मा 606 से 605 ईस्वी का विवाह थानेसर के पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के प्रभाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। फिर क्या है आगे? राज्यवर्धन के बारे में। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन थानेसर के राज सिंहासन पर बैठा, और उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया है। वह ग्रहवर्मन की हत्या कर राज्यश्री को कैद कर लिया है। फिर इस घटना की सूचना पाकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा और उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, परंतु शशांक ने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी। किसकी? राज्यवर्धन की। फिर हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था, और हर्षवर्धन का जन्म 591 ईस्वी के लगभग हुआ। वह प्रभाकरवर्धन व यशोमती
का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई कौन था? राज्यवर्धन था। राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। फिर सिंहासन ग्रहण करने के 16 वर्ष की आयु में सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की, जिसने उसके साथ किसके साथ? राज्यवर्धन के साथ विश्वासघात किया था। शशांक प्रतिरोध लेने की प्रतिज्ञा तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ा और मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंसबेग मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा। फिर जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राज्यश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। दूसरी राजधानी हर्षवर्धन ने किसको बनाया था? कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया हर्षवर्धन ने। फिर आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राज्यश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया और ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राज्यश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। यह प्रदेश छठी सदी के उत्तरार्ध से अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंच गया। कौन सी सदी में? छठी सदी में। हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरना उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। कन्नौज का क्षेत्र दोआब के मध्य में स्थित था। कहा था? दोआब के मध्य में। फिर 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। किससे? बाणभट्ट ने, जो कि कौन थे? हर्ष के दरबारी कवि थे। और उन्होंने क्या लिखा था? हर्षचरित्र के बारे में उसके एक पुस्तक की रचना की। फिर चीनी यात्री हेनसुआंग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया। कब आया था? और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। किसके काल में आया था? ये हर्षवर्धन के ही काल में आया था। हेनसुआंग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी और 1 लाख घोड़े थे। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। हेनसुआंग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा, अपना उपनाम शिलादित्य रखा। फिर हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत तक विस्तृत था। किसको कहा गया अंतिम हिंदू सम्राट? हर्षवर्धन को। फिर पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। फिर प्रशासन हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था। राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति तथा राष्ट्र में विभाजित था। हर्ष ने, ये भक्ति होगा शायद यहाँ पे, हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई। फिर चीनी यात्री हेनसुआंग ने बताया कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें से एक भाग राजा के खर्च के लिए और दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। हर्षकालीन ताम्र पत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख है। कौन कौन से? भाग, हिरण्य तथा बलि। भाग कर भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था, तथा कृषि से उनकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। फिर हिरण्य कर नकद लिया जाता था, जिसमें संभवतः कौन देते थे? व्यापारी देते थे जिसको। और बलि कर में क्या था? इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। संभवतः यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके कौन था? अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। फिर इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी भी थे। सिंहनाद सेनापति थे। कुंतल अश्व सेना का प्रधान था। स्कंदगुप्त हाथ सेना का प्रधान। फिर हेनसुआंग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। हेनसुआंग हर्ष की सेना को
चतुरंगिणी कहा कहता था। क्या कहता था? चतुरंगिणी। फिर हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं थी, नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? नालंदा व सोनीपत। सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्र था। किसका? नंदी का। फिर नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा था और उसे माहेश्वर सार्वभौम व महाराज अधिराज कहा गया है। फिर आगे हेनस्वांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संगाराम में स्थापित किया था। नेपाल में हर्ष संवत 606 ईस्वी के प्रचलन असुरवर्मन और उसके उत्तराधिकारी द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। किस पर? नेपाल पर। फिर हर्ष ने ऑर्डर किसको? उत्तरी उड़ीसा को, तत्पश्चात कोंगोडा, दक्षिणी उड़ीसा का गंजाम जिला, कौन सा? गंजाम जिला, वह कलिंग पर विजय प्राप्त की। किस पर? उत्तरी उड़ीसा और दक्षिणी उड़ीसा के गंजाम जिले पर और कलिंग पर। इन विजयों के पश्चात हर्ष उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और उसने सकल उत्तरापथनाथ की उपाधि धारण की। फिर आगे हेनस्वांग का विवरण। हर्ष के शासनकाल की महत्ता चीनी हेनस्वांग का विवरण। इसमें क्या है? हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हेनस्वांग के भ्रमण को लेकर है और वह चीन से 629 ईस्वी में चला और उनके स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा, अनेक स्थानों पर। फिर इसने नालंदा महाविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया और आचार्य शीलभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। फिर आगे हेनस्वांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया। उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में थे। कौन कौन? पाटलिपुत्र और वैशाली। हेनस्वांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। इस यात्री ने मेहतर, चांडाल आदि अछूतों का वर्णन किया। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। फिर आगे क्या है? आगे चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री कौन कौन थे? हेनस्वांग आए थे 636 से 45 ईस्वी। हर्षवर्धन के समय में भारत आया और भास्कर वर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहा। फिर कौन आए? फायान 399 से 414 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया और चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था फायान। फिर था इत्सिंग 671 से 95 ईस्वी। 695 ईस्वी समुद्री मार्ग से भारत आया था। चीन में दूत भेजने वाले शासक हर्षवर्धन ने और वंश कौन सा था इनका? पुष्यभूति वंश। और फिर नरसिंह द्वितीय ने पल्लव वंश का। यशोवर्मन ने जो कि कन्नौज नरेश के थे। फिर कलोतुंग प्रथम चोल वंश। फिर बौद्ध धर्म और नालंदा। इस सबसे विख्यात केंद्र था कौन सा? नालंदा महाविहार, जहां बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया है कि इसे महावीर में 10,000 छात्र थे, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। जिन्हें क्या पढ़ाया जाता था? महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन। एक चीनी यात्री इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया। उसके अनुसार उस महावीर विहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। फिर हेनस्वांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांव के राजस्व से होता था। इत्सिंग ने इस संख्या को बढ़ाकर कितना किया? 200 कर दिया। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशीलता थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्धों के प्रभाव से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में शास्त्रार्थ का आरंभ हेनस्वांग ने किया था। कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया, जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर दिया। फिर क्या आगे? बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण किसमें किया? हर्षचरित्र नामक पुस्तक में किया। हर्ष का 3 नाटकों जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा हर्षवर्धन काल और ये चैप्टर हमारा यहीं पे होता है कंप्लीट।
आज के लिए इतना ही, फिर हम करेंगे अपना अगला चैप्टर। धन्यवाद।